नमस्कार, स्वामी राज लर्निंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आस्था दुबे फिर से आपकी जीके की क्लास लेके आ गई हूँ आपके सामने। और हम अपना फिर से स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट मौर्य एम्पायर का, जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसको दोबारा कई बार सुना होगा, ताकि वो आपको अच्छे से आपके दिमाग में फीड हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपने मौर्य जो हमारा मौर्य एम्पायर क्लास चल रहा था, उसमें हम अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज में आगे बढ़ते हैं, कहानी लेके अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट का हमारा पिछली क्लास में हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। जो यूनानी लेखक जो थे, उन्होंने जब अपनी किताब लिखी तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा था, उन्होंने दूसरे नाम लिख दिए थे उसकी जगह। मतलब अपने अपने नाम दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को अपना एक नाम दे दिया था, अपनी तरफ से एक नाम दे दिया था। जो भी कह लें आप कि अपना नाम दिया, अपनी तरफ से एक नाम दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा, उनका नाम नहीं लिखा। इससे क्या हुआ, बहुतों को कंफ्यूजन हुई कि ये लोग कौन है, ये कब आए और कैसे आए, कहाँ से? इनका तो कोई हिस्ट्री नहीं है, तो कहाँ से ये इस बुक में ये नाम आया है यूनानी लेखकों के बुक में? बाद में जाके कब सन 1793 में विलियम जोन्स ने खुद बताया कि ये जो नाम दिए गए हैं ये किसी और के नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम दिए गए हैं। उन्हीं के बारे में ये बताया गया है इन नामों के द्वारा। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किसने कौन सा नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य का? इसमें से दो लेखकों के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। पहला प्लूटॉक, प्लूटॉक ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? एंड्रोकोर्स। दूसरा जस्टिन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या नाम दिया था? सैंड्रोकोर्स। कितना आसान है एंड्रोकोर्स सैंड्रोकोर्स याद रखना, और लेखकों का नाम भी याद रखना, कौन से लेखक ने क्या नाम दिया था। प्लूटॉक ने दिया था एंड्रोकोर्स और जस्टिन ने दिया था सैंड्रोकोर्स। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने रिवाइज कर लिया। आज चलते हैं अपना नया क्वेश्चन पे। तो हमारा नया क्वेश्चन है बच्चों, 305 BC 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, नाम बड़े ध्यान से सुने क्योंकि ये नाम आते हैं, नेम्स जो हैं आते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले ये नाम देख लीजिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, सेल्यूकस। अभी मैं बताती हूँ ये सेल्यूकस निकेटर कौन थे। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस नाम पहले आप देख लीजिए। सेल्यूकस निकेटर की बात कर रहे हैं। और एक और नाम देख लीजिए, नियार्कस, ठीक है। ये दोनों नाम आप देख लीजिए। अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर और नियार्कस सिकंदर के जो थे, ये सेनापति थे, ठीक है। सिकंदर के सेनापतियों में से एक थे सेल्यूकस निकेटर और नियार्कस। आशा करते हैं आपको दिख रहा है। सेल्यूकस निकेटर और निकार्कस और नियार्कस किसके सेनापति थे? सिकंदर के सेनापति थे। एक थल सेनापति था और एक जल सेनापति था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति यानी जो जमीन पे जमीनी जो हमला देखते हैं, थल वाला। और नियार्कस जो था जल सेनापति, यानी समुद्र के द्वारा जो भी हमला होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो नियार्कस देखते थे सिकंदर की तरफ से। तो सेल्यूकस निकेटर और नियार्कस क्या थे? सिकंदर के अंदर ही काम करते थे। एक थल सेनापति था, एक जल सेनापति था, ठीक है। होता क्या है, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, जब सिकंदर मर जाते हैं, तो किस समय की बात ये चल रही है? 305 ईसा पूर्व की बात चल रही है। क्या बोल रहा है?
305 BC में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पत्नी कार्नेलिया यानी हेलेना से विवाह कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रही है ये लाइन। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर की मौत के बाद की बात हो रही है, सिकंदर के डेथ की बात के बाद की बात है। सेल्यूकस निकेटर क्या सोचता है कि अब वो जाके मगध पे आक्रमण करके मगध को अपने कब्जे में कर ले। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति होता है, किसका? थल का, जमीन का सेनापति। वो सोचता है मगध पे जाके आक्रमण करे। वो उस समय क्या जानता है? वो ये नहीं जानता है कि वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य मगध को जीत चुके हैं। किससे? धनानंद से वो मगध को ऑलरेडी जीत चुके हैं। वो क्या समझता है? वो समझता है कि अभी भी धनानंद अभी वहां पे राज कर रहे हैं, धनानंद जी राजा हैं, तो उसको वो हरा के और मगध को अपने कब्जे में कर लेगा। उसको नहीं पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी मगध पे आक्रमण करके धनानंद को पराजित करके उस पे बैठ चुके हैं। आशा करते हैं आपको याद है धनानंद कौन है। धनानंद मगध का राजा जिसने चाणक्य की बेइज्जती की। चाणक्य बोल लीजिए, कौटिल्य बोल लीजिए या विष्णुगुप्त बोल लीजिए, तीनों एक ही आदमी का नाम है। जिसने चाणक्य जो ब्राह्मण थे उसकी बेइज्जती की। मैं फिर से ये स्टोरी रिवाइज कर दे रही हूँ। एक ब्राह्मण थे, जब सिकंदर पंजाब की तरफ चढ़ाई करना शुरू किया था तो ब्राह्मण एक थे चाणक्य जिनका नाम है, वो गए मगध के राजा के पास। उस समय मगध के राजा कौन थे? धनानंद। उनके पास गए और कहते हैं उनको सलाह देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि अपना राज्य और विस्तार करिए। लेकिन धनानंद जो राजा होते हैं मगध के उस समय, वो क्या करते हैं? चाणक्य की बेइज्जती कर देते हैं, उनको अपमानित कर देते हैं। ये कह के कि तुम एक बाभन हो, तुम्हारा काम भिक्षा मांगना है और राजा को तुम ज्ञान मत दो, ये काम राजाओं का है युद्ध करना। तुम बाभन हो, तुम भिक्षा मांगो और ज्ञान मत बांटो, युद्ध का मत बताओ हमें। और क्या करते हैं? उनकी शिला पकड़ के उनको राजमहल के बाहर। तो चाणक्य क्या करते हैं? कसम खाते हैं कि इस राजा धनानंद की घमंड को चूर करेंगे और इसको बर्बाद कर देंगे। फिर क्या होता है? धीरे धीरे चाणक्य किसके गुरु बन जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बन जाते हैं, क्योंकि उनमें वो बहुत विशेष क्वालिटीज या गुण देखते हैं, बचपन से ही देखते हैं कि उनके अंदर एक राजा बनने के भरपूर गुण हैं। फिर उनके गुरु बनते हैं और बाद में बड़े होके वही चाणक्य बोल लीजिए या कौटिल्य बोल लीजिए, विष्णुगुप्त बोल लीजिए, वही उनके प्रधानमंत्री भी बनते हैं। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और उन्हीं के निर्देश अनुसार, उन्हीं के बताए अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंद पे हमला करते हैं, यानी मगध पे हमला करते हैं और मगध को जीत भी लेते हैं। ठीक है, इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के राजा बन जाते हैं। लेकिन ये सेल्यूकस निकेटर को नहीं पता होता है। सेल्यूकस निकेटर कौन? थल सेनापति। किसका? सिकंदर का। ये तब की बात है जब सिकंदर की मृत्यु हो चुकी है। ये 305 ईसा पूर्व की बात चल रही है। सेल्यूकस निकेटर क्या सोचता है कि मगध पे आक्रमण करके धनानंद को हरा के अपने राजा बन जाए। उसको ये नहीं पता होता है कि धनानंद हार चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य से और वहां चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा है। वो हमला करता है और हार जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उनको हराने के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य को हरा देने के बाद सेल्यूकस निकेटर को हरा देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? उसकी बेटी से, जिनका नाम कार्नेलिया या हेलेना, दोनों उसकी बेटी का ही नाम है सेल्यूकस निकेटर की, उससे विवाह कर लेते हैं। क्या नाम होता है इसकी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम कार्नेलिया बोल लीजिए या हेलेना बोल लीजिए, दोनों की बेटी का ही नाम है। ठीक है, उससे विवाह कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद युद्ध की शर्त, आगे का देखिए क्या बोल रहा है। युद्ध की शर्तों के अनुसार, युद्ध की जो शर्तें रहती हैं कि हारने पे क्या करना होगा, युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। युद्ध के नियम के अनुसार उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए।
युद्ध का नियम था कि जो हारेगा वो इतने प्रांत देगा, 4 प्रांत देगा। इस नियम के अनुसार जो भी नियम होगा, लेकिन उस नियम के तहत क्या किया सेल्यूकस निकेटर में 4 प्रांत किसको दे देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि वो हार जाता है और उसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना बड़प्पन दिखाते हुए सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है, भेंट देता है। किस चीज की, 500 हाथियों की भेंट देता है। ठीक है, 500 हाथी देता है। कौन कौन से प्रांत दिए हैं सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को? काबुल, ये पूछा जाता है, कंधार, हेरात और मकरान। ये चारों प्रांत कौन दे देता है? नीचे लिखे हुए हैं चारों प्रांत के नाम। कौन दे देता है? सेल्यूकस निकेटर दे देता है। किसको दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि वो युद्ध हार चुका होता है, इसलिए वो सेल्यूकस निकेटर को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दे देता है। उसकी बेटी कार्नेलिया है यानी हेलेना की भी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर के हारने के बाद इतना चीजें वो हारता है, जो कि थल सेनापति होता है सिकंदर का, और चंद्रगुप्त मौर्य भी उसे 500 हाथियों की भेंट देते हैं। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हाँ हो गया ये, सेल्यूकस निकेटर ने अपना सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर किसको भेजता है चंद्रगुप्त के दरबार में? अपने राजदूत को। राजदूत या ऐसे होते हैं कि जो एक मैसेज लेके जाते हैं इधर से उधर। हर राजा के एक राजदूत होते हैं, वो मैसेज लेके राजा का दूसरे राज्य में जाते हैं और उनको देते हैं। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी ने बुक लिखी है बेटा इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है। समझ रहे हैं, इसको मैं रब कर रही हूँ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है। ठीक है, जिन तथ्यों से हमें पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के बारे में, उनमें से एक बुक इंडिका भी है, जो कि किसने लिखी है? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत ने। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। इसने कौन सी बुक लिखी बेटा? इंडिका। इंडिका इसी ने लिखी है। किसने? मेगास्थनीज ने। ये कौन है? सेल्यूकस निकेटर का वो है, राजदूत है। इसी ने ये इसको सेल्यूकस निकेटर जब अपने राजदूत को यानी मेगास्थनीज को कहाँ भेजते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो वो वहां जाता है, वहां रहता है, उन सारी चीजें जानता है और उसी जानकारी के हिसाब से वो इंडिका नाम की एक अपनी बुक लिखता है। इंडिका यानी इंडिया वर्ड से लिया गया वर्ड है इंडिका। इंडिका नाम की एक बुक, सॉरी इंडिया से रिलेटेड वर्ड नहीं, ये अपना नाम देता है इसको। मेगास्थनीज की बुक होती है इंडिका। इंडिका में वो किसके बारे में लिखता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इस बुक इंडिका से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में जानकारी। ये भी एक तथ्य है जो हमें मौर्यों के बारे में बताता है। किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेल्यूकस निकेटर भेजते हैं। और सेल्यूकस निकेटर कौन है? थल सेनापति हैं, किसके? सिकंदर के। और उन्होंने कब मौर्य एम्पायर में चढ़ाई की? जब सिकंदर की मौत हो गई, उसके बाद 305 ईसा पूर्व में चढ़ाई की थी। लेकिन क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने की वजह से वो अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को किसको दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसकी बेटी कार्नेलिया की शादी यानी हेलेना की शादी किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या भेंट में देता है सेल्यूकस निकेटर को?
500 हाथी। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जो कि मैंने बताया कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, उन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। आगे चलते हैं। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में 298 बीसी में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। हमने ये जो बोल रही है लाइन, ये हमने जैन धर्म में भी पढ़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जैन धर्म में भी है, जो मैंने आपको बताया था साहित्यिक उल्लेख में। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, उसमें भी मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और इस एम्पायर के बारे में उसमें भी उल्लेख है। वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये मैंने जैन धर्म में भी पढ़ाया था कि क्या होता है जब दो फॉलोवर, जैन धर्म के दो फॉलोवर, ठीक है, महावीर स्वामी के जब दो फॉलोवर हो जाते हैं, महावीर स्वामी के 200 साल की मृत्यु के बाद जब ये दो फॉलोवर उभर के आते हैं, भद्रबाहु और दूसरे वाले जो श्वेतांबर होते हैं और एक दिगंबर होते हैं, जो नग्न को फॉलो करते हैं बिना किसी वस्त्र के, और श्वेतांबर क्या कहते हैं कि सफेद वस्त्र धारण करो, ठीक है। उसमें से भद्रबाहु क्या होते हैं, कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं, यानी दिगंबर जो होते हैं कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं, क्योंकि वो किसके फॉलोवर होते हैं, जैन धर्म के फॉलोवर हो जाते हैं, और वहीं जाके वो अपना जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगते हैं और वहीं जाके अपने प्राण भी त्याग देते हैं संलेखना विधि के द्वारा, जो जैन धर्म में दी गई है, ठीक है। संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि ये है कि, एक मिनट बच्चों, हाँ, संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि ये है कि आप जो है बिना कुछ खाए पिए ही क्या करेंगे, अपने शरीर को छोड़ देंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। मतलब उस विधि के अनुसार ना आप जल ग्रहण करेंगे, ना कोई खाना ग्रहण करेंगे, ठीक है। इससे वजह से अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपने प्राण त्याग देंगे। ये संलेखना विधि दी गई है जैन धर्म में। उसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण त्याग देते हैं। किस सन की बात हो रही है? 298 बीसी यानी ईसा पूर्व की बात हो रही है, जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए भद्रबाहु के साथ कर्नाटका और वहीं संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए इस सन में 298 बीसी में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दूरधरा था। बिंदुसार क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन संभाला? बिंदुसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे क्या बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दूरधरा। दूरधरा कौन थी? यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। फिर से देख लो, बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश बिंदुसार ने संभाला। उनकी माता का नाम पूछा जाता है, जिसका नाम दूरधरा है। दूरधरा अगर बिंदुसार की माता हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हुई कि नहीं हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार। बिंदुसार को कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के अपने बेटे। उनकी माता का नाम क्या था? दूरधरा। ये पूछा जाता है, इसलिए कृपया करके नाम याद रखें आप लोग, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार को अमृत घात भी कहते हैं। अमृत घात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार भी एक बड़ा महान राजा होता है, बड़ा प्रभावशाली शक्तिशाली राजा होता है। उसको अमृत घात भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमृत घात कह के भी पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि वो अमृत घात का मतलब क्या होता है बच्चों? अमृत घात का मतलब होता है जो शत्रुओं का नाश करते, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अपने शत्रुओं का नाश कर देता था, इसलिए उसके ऊपर उसका नाम पड़ गया था अमृत घात।
बिंदुसार का नाम पड़ गया था अमृतघात। अमृतघात का मतलब होता है जो शत्रुओं का नाश करे। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने मौर्य एम्पायर संभाला? बिंदुसार ने। और अब बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। अशोक संभालते हैं। ये तीनों राजा के बारे में तो आपको जानना ही जानना है, क्योंकि ये हिस्ट्री इन तीनों राजाओं से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? धूरधरा नाम था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा अपने प्राण त्यागे? कर्नाटका में। किस विधि द्वारा? संलेखना विधि। संलेखना विधि किस धर्म में है? जैन धर्म में। इसमें क्या होता है? इसमें निराजल जल नहीं लेते हैं, भोजन नहीं लेते, इस तरह अपने शरीर को कष्ट देते देते अपने प्राण त्याग देते हैं। ये जैन धर्म का ये एक विधि है। ठीक है। आशा करते हैं इतना आपको बिंदुसार तक का आज का मौर्य क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट बिंदुसार से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। ठीक है। तब तक क्या करना है बच्चों? वीडियोस रिवाइंड कर करके सुनते रहना है, लेक्चर सुनते रहना है, ताकि यहाँ जो है जो अच्छे से बैठ जाए। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।